तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं शिशी बोट हाउस में वापस आ गई थी, जहाँ उसे फ्लश के अंदर उसका वही पुराना मोबाइल मिलता है जिसमें एक मैसेज आता है जो कि उसकी मॉम ने किया था, जिसमें लिखा था तुम मिस्टर शो की बेटी हो, इसीलिए वही रहो और यहाँ पर मत आना, जिसका मतलब वो नहीं समझ पाती। अब अगले दिन म्यूजिक वीडियो की शूटिंग की तैयारी होती है। तियान शिशी को सीन्स के बारे में बताती है, जिसके बाद शिशी अपना आउटफिट चेंज करने जाती है, जहाँ पर वो उसकी मॉम को काफी सारे मैसेज करती है कि अभी वो है कहाँ और उनके कहने का मतलब क्या था, मगर मॉम की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता। इधर दिंग ने तो वेडिंग फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा सेट बनाया था, जिसकी तियान भी काफी तारीफ करती है। फिर दोनों मिलकर साथ में बचा हुआ काम करने लग जाते हैं, जिसके बाद म्यूजिक वीडियो की शूटिंग शुरू होती है। मगर डायरेक्टर को तियान की परफॉर्मेंस में वो फीलिंग ही नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए वो काफी बार रीटेक कराते हैं, मगर फिर भी उन्हें एक भी शॉट पसंद नहीं आता। इसीलिए डायरेक्टर तो उसे डांटने ही लग जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इसीलिए जिन को बीच में आना पड़ता है। तो तियान कहती है कि ये शिशी का पहला म्यूजिक वीडियो है, इसीलिए वो थोड़ी नर्वस लग रही है, तो इसीलिए अगर उसके साथ कोई पार्टनर हो तो शायद वो कंफर्टेबल हो जाएगी। तो डायरेक्टर जिन का एटीट्यूड देखकर उसे ही मेल मॉडल बना देता है, जिसके लिए आनियो मना कर रही होती है कि शायद वो नहीं कर पाएगा, मगर जिन तो तैयार हो जाता है। जिसके बाद उनकी शूटिंग शुरू होती है, जहाँ आनियो जिन के साथ शूटिंग करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही फील के साथ वो शूटिंग कंप्लीट कर लेती है। मगर इस दौरान दोनों ने कुछ ज्यादा ही फील कर लिया था, जिस वजह से तो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने में खोए हुए थे। देन शाम को सभी मिलकर आफ्टर पार्टी करते हैं, जहाँ पर तियानसू आनियो से कहती है कि अपने बॉडीगार्ड के लिए कुछ गड़बड़ मत कर देना। तभी आनियो की नजर पड़ती है दूर खड़ी अपनी मॉम पे, पर तियानसू के साथ बात करने की वजह से कुछ पल के लिए उसका ध्यान भटकता है, तो अगले ही पल उसकी मॉम वहाँ से गायब हो जाती है। तो आनियो उस और जाने लगती है, तो जिनको जब आनियो तियान के पास नहीं दिखती तो वो उससे पूछने के लिए आता है, तो तियान उसे बता देती कि वो किस और गई है। तो जिन जल्दी से उस और जाता है, तो आनियो उसे बोट हाउस के पास मिल जाती है, जहाँ आनियो तो अपनी मॉम के बारे में सोचकर बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे जानना था कि उसकी मॉम ने उसे बचपन से प्यार क्यों नहीं किया और अभी वो उसे छोड़कर कहाँ चली गई। तो जिन उसे कंसोल करता है, जिसके बाद वो उसे लेकर एक मूवी थिएटर जाता है, जहाँ वो उसे अपने बचपन के बारे में शेयर करता है कि बचपन में मुझे भी लगता था कि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो उसे हमेशा डांटते रहते थे, इसीलिए वो तो एक बार घर से भाग भी गया था। मगर जब डैड को वो मिला तब उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा और उसे एक मूवी थिएटर ले गए थे और पॉपकॉर्न भी दिलाए थे। फिर उसके साथ शांति से बैठकर मूवी देखी थी और उसके बाद से ही उन्होंने उसे कभी नहीं डांटा। देन उसे बताता है कि पेरेंट्स चाहे हमें जितना भी डांटे वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इधर दिंग तो तियानशु के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर तियानशु उसे कोई भाव ही नहीं देती। अब क्योंकि तियानशु का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसीलिए दिंग थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करता है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही तियानशु उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि कल से तो हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले जाएंगे। ये कहकर वो चली जाती है, पर शायद दिंग अब थोड़ा सीरियस हो गया था, इसीलिए वो कहता है तो मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि जियांग भी तियानशु को लाइक करता है। अगले दिन दिंग एक फ्लावर शॉप में आता है, जहाँ वो तो बहुत ही मस्त मस्त फ्लावर का गुलदस्ता बनाता है, जो कि वो तियानशु को देने के लिए जा रहा था। तो तभी वहाँ पर जियांग भी पहुंच जाता है, जो बहुत ही सिंपल फ्लावर का गुलदस्ता चूज करता है। अब वो तो दिंग की यूनिक फ्लावर कॉम्बिनेशन की तारीफ करता है, फिर वो अपना गुलदस्ता लेकर चला जाता है। तो दोनों फिर से तियानशु के ऑफिस में मिलते हैं। तो दिंग उसे देखकर सरप्राइज होता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम जिसे पसंद करते हो वो भी इसी ऑफिस में काम करती है। जियांग कहता है हाँ। दिंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी कोइंसिडेंस हुई, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी यहीं पे काम करती है, पर वो थोड़ी हाई पोजीशन में है, पर तुम चिंता मत करना, मैं उसे कह दूंगा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखेगी। तभी रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछते हैं कि वो लोग किससे मिलना चाहते हैं। तो दोनों साथ में तियानशु का नाम लेते हैं, जो सुन दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं। तो दिंग जियांग से बात करने के लिए बाहर ले आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि तियानशु जल्दी ही मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। तो जियांग पूछता है कि क्या उसने तुम्हारा लव कन्फेशन एक्सेप्ट किया। दिंग कहता है अभी तो नहीं किया, लेकिन जल्द ही एक्सेप्ट कर लेगी। तो जियांग उसे ऑल द बेस्ट विश करता है और जाने लगता है। दिंग उसे जैसे ही रोकने जाता है, तो जियांग के इंस्टिंक्ट एक्शन की वजह से वो तो दिंग को पटक देता है, जिसके बाद उसे सॉरी कहता है। इसके बाद दिंग उठकर कहता है कि एक बात याद रखना, मैं तियानशु पे कभी गिव अप नहीं करूंगा। जियांग कहता है कि मैं भी ये नहीं चाहता, क्योंकि वो बेस्ट लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है, चाहे वो हम दोनों में से कोई हो या फिर कोई और। तो फिर दोनों फेयर कम्पीट करने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए दोनों अपने अपने गुलदस्ते रिसेप्शन में छोड़कर चले जाते हैं, जिनमें से तियानशु जियांग वाला लेकर चली जाती है और दिंग का वाला रिसेप्शनिस्ट को देकर चली जाती है, जिससे हमारा दिंग तो अपसेट होता है। पर तभी उसे रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है तियानशु के असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है। तो दिंग सीधे तियानशु के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ वो तो अपना एक दोस्त भी बना लेता है। अब तियानशु उसे यहाँ देखकर पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। दिंग कहता है मैं तो आपके असिस्टेंट का इंटरव्यू देने के लिए आया था, पर तियानशु उसे कहती है कि तुम इसके लिए सूटेबल नहीं हो, ये क्या कर जाने लगी थी। तो दिंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, कहता है एक बार चांस तो देकर देखो। तो तियानशु उसका इंटरव्यू लेने के लिए मान जाती है, लेकिन उसका रिज्यूमे कुछ खास नहीं था, ऊपर से वो कॉलेज ड्रॉप आउट भी था, जिसका रीजन पूछने पर वो बताता है कि उसे वो सब बहुत ही बोरिंग लगता था, इसीलिए उसने वो सब छोड़ दिया। तो तियानशु कहती है कि यहाँ का काम और ज्यादा बोरिंग है, जिस पर दिंग कहता है कि तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला तब तो चाहे जो काम हो मेरे लिए वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, बल्कि मेरे लिए तो वो सब कुछ बहुत ही चैलेंजिंग होगा। तो तियानशु उससे पूछती है कि अगर तुम मेरे असिस्टेंट होते तो फिर तुम उस मैंग्यून को कैसे हैंडल करते। दिंग कहता है ये तो बहुत ही आसान है, उसकी जैसी लड़की पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए हमें उसकी हर कदम पे नजर रखना होगा। जिसके बाद वो तियानशु से एक बेट लगाता है कि मैंग्यून फिर से शिशी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगी। तो अगर ऐसा हुआ तो तियानशु एक बार दिंग के जॉब के लिए जरूर कंसिडर करेगी। तो थोड़ी ही देर में होता भी ऐसा ही है। अनियो जिन के साथ स्टूडियो में आ ही रही थी कि तभी एक लड़की उसकी तरफ जूस फेंक
फेंकती है, जिसे जिन अपने अम्ब्रेला से रोक लेता है। तो बाकी बॉडीगार्ड्स आकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तो वो लड़की विक्टिम कार्ड खेलने लग जाती है और मीडिया वालों को बुला बुला कर कहने लगती है कि शीशी मुझे बुली कर रही है। तो शोरगुल सुनकर तियान भी बाहर आ जाती है, जो उस लड़की को हैंडल कर लेती है। फिर सारे मीडिया वालों को चाय पानी के लिए अंदर बुलाती है। तो दिंग तियानसू से कहता है कि मैं उस मेंग्यून के मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिसके लिए तियानसू मान जाती है। रानी जिन को वो मोबाइल और उसका मैसेज के बारे में बताती है, क्योंकि अब वो दोनों साथ मिलकर सच का पता लगा रहे थे। तो मिस्टर शू शाम को कहीं बाहर जाते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाकर जिन ने प्लान बनाया था मिस्टर शू के रूम में घुसने का, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से उसे पता चल गया था कि आनियो भी मिस्टर शू की बायोलॉजिकल बेटी है। तो इन ट्विंस के सीक्रेट के बारे में मिस्टर शू के रूम की तलाशी लेने से उसे कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। इसीलिए जिन ने मिस्टर शू के बंगले का एक मैप बनाया था, जिसमें उसने उनके रूम तक जाने का सबसे सेफ रास्ता भी ढूंढ लिया था, बिना सीसीटीवी कैमरे में आए। इधर आनियो तो अभी भी लगी हुई थी अपनी मॉम को मैसेज करने में, जिनका कोई भी रिप्लाई उसे नहीं मिलता। इधर जिन तो सीसीटीवी से बचते हुए मिस्टर शू के रूम में आ जाता है, जहाँ उसे एक लॉकर दिखा देता है। तो वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। और वो तो आनी हुई थी और वो भी यहाँ पर कोई सबूत ढूंढने के लिए आई थी उसके ट्विंस होने के बारे में। अब लॉकर देखकर वो भी नीचे बैठ जाती है, पर उसका हाथ एक स्विच पे लग जाता है, जिससे रूम के सारे मॉनिटर्स ऑन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मिस्टर शू सीसीटीवी के जरिए सब पर नजर रखते हैं। लेकिन तभी वो मिस्टर शू की आवाज सुनती है, जो वापस आ गए थे और उसके रूम से ही वो लौट रहे थे। अब उन्हें वहाँ पर शीशी ना दिखाई देने पर वो तो जिनको भी आवाज लगाने लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी उन दोनों के बारे में पता नहीं था। तो वो अपने रूम की ओर ही आ रहे थे, जिनकी आवाज सुनकर आनियो तो घबरा ही जाती है। इसीलिए वो डरते हुए पर्दे के पास आ जाती है, जहाँ पर जिन तो उस पर हमला करने ही जा रहा था, मगर आनियो को देखकर वो पर्दे के पीछे उसे छुपा लेता है। तो मिस्टर शू आकर मॉनिटर्स ऑन करते हैं, जिसमें वो शीशी को अपने रूम में आते हुए देखते हैं, मगर वो यहाँ से बाहर नहीं गई थी, इसीलिए वो आसपास देखने लग जाते हैं। तो वो जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो वो देखते हैं शीशी और जिन तो रोमांस कर रहे थे। अब आनियो तो फिर से अपनी शीशी वाली अंदाज से डैड पे ही चिल्लाने लग जाती है। तो जिन वहाँ से चला जाता है। तो डैड उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। शीशी कहती मैं तो बस थोड़ा मजा करना चाहती थी, पर किसे पता था कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। डैड पूछते हैं कि आखिर जिन यहाँ क्या कर रहा था, कहीं उसने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया। शीशी कहती है कहाँ ऐसा कुछ हुआ, वो तो खुद ही नर्वस हुआ पड़ा था। तभी शीशी देखती है कि उसके ड्रेस में एक ईयरबग लगा हुआ था, जिससे उनकी बातें जिन सुन रहा था। तो शीशी इधर कह देती है कि वो जिन को लाइक करती है। जो सुन डैड तो हैरान होते हैं, उससे कहते हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो वानियो थोड़ा इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है और कहती कि आप तो हर वक्त बिजनेस ट्रिप पे रहते हो, यहाँ मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मुझसे यहाँ के सभी स्टाफ्स बहुत डरते हैं, इसीलिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, पर जब जिन मेरे पास होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन वो अपने इमोशनल डोज थोड़ा और बढ़ाती है और कहती है कि कभी कभी मैं इतनी ज्यादा अकेली हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि आप और मॉम मुझे लाइक नहीं करते। मेरी मेमोरी लॉस होने की वजह से मैं मॉम को याद नहीं कर पाती, वो कैसी दिखती थी मैं तो ये भी भूल चुकी हूँ। ये सब देख डैड भी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मॉम तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि तुम्हारा जन्म होने से कुछ महीने पहले ही तुम्हारी मॉम को एक तरह की टर्मिनल डिजीज हो गई थी। तब डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया था बच्चा गिराने का, मगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दुनिया में लाने के लिए अपनी हालत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली क्योंकि उससे तुम पर असर हो सकता था, पर तुम्हारे आने के बाद वो जैसे सब कुछ भूल ही गई थी अपनी बीमारी के बारे में, क्योंकि वो तुम्हें पाकर इतनी ज्यादा खुश थी। अब उनकी ये सारी बातें सुन अनियो तो इमोशनली हो जाती है। तभी डैड लॉकर खोलकर एक बॉक्स निकालते हैं, जिसमें शीशी के फुटप्रिंट्स उन्होंने फ्रेम बनाकर रखा था। उसी बॉक्स में उसे शीशी का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि शीशी के मॉम का नाम तो कुछ और ही था और उस दिन सिर्फ एक ही बच्चे का जन्म हुआ था। डैड से उसके बचपन का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें मॉम एंड डैड शीशी के साथ बहुत खुश थे। डैड कहते हैं कि तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं और तुम्हारी मॉम करते हैं, क्योंकि तुम हमारी एक लौती बच्ची हो। जो सुन आनियो और जिन दोनों ही हैरान थे, पर इधर हम देखते हैं कि आनियो की मॉम ने असली शीशी को कहीं पर छुपा कर रखा था। तो इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।